Hello all, you're welcome on our YouTube channel. Today in this session, I'll teach you the complete meaning of pronoun and the various parts of pronoun. If you're new on our channel, so please go back and watch our first session that is all about the introduction of English and tense. After this session, I'll keep teaching you the tense after tense from basic to advanced. So watch till end. Let's start. So चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सेशन में हम प्रोनाउन कंप्लीटली सीखेंगे और उसके सभी पार्ट्स को भी समझेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टाइटल आपका है वो है प्रोनाउन केस चार्ट। सो सबसे पहले इस मीनिंग को समझते हैं कि केस चार्ट का मतलब क्या है। ठीक है, केस का मतलब तो वैसे हम समझते हैं मुकदमा, है ना, लेकिन ये मुकदमा वगैरह केस नहीं है। इस केस का मतलब कुछ अलग है। वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, तो आप सब ने घर में एक अलमीरा देखा होगा, सब किसी घर में होता है, और आपने देखा होगा उस अलमीरा में छोटे छोटे दराज होते हैं, छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं। तो असल में उन डब्बों का मतलब क्या होता है, उन्हीं को केस कहते हैं। आपने देखा भी होगा, केस बोलते हैं उन्हें। तो उन केसेस का मतलब ये है कि हम अलग अलग डब्बों में कैटेगरी वाइज चीज़ों को अलग से डिवाइड कर सकें। सो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मतलब है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोनाउंस के अगर टाइप्स देखिए तो यहाँ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सब का मतलब क्या है, हम वन बाय वन सभी हम इस क्लास में ही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। इन सब का अपना मतलब क्या है और इन सब की हिंदी मीनिंग क्या है। सो एक एक करके इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक प्रोनाउन है, वो हम प्रोनाउन देखें, वो है सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम समझते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो असल में निकला है वो आपका वर्ड निकला है सब्जेक्ट से। जी हाँ, ये वर्ड निकला आपका सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट होता क्या है, हम इसको भी समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट को हम कहें तो हिंदी मीनिंग में सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे, तो हम ऐसे समझेंगे, जो वाक्य में काम को करता है। जी हाँ, अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो हम इसे कहेंगे डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि क्रिया को करने वाला। और हिंदी में हम समझे जो वाक्य में काम को करता है, यानी जब भी कभी हमें कोई सेंटेंस देखते हैं और उस क्रिया को जो करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम खेल रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है खेलने वाला, कर कौन रहा है, राम। तो ये जो राम है ये आपका सब्जेक्ट है। इसी तरह मैंने लिखा पंखा चल रहा है, तो यहाँ चलने वाला काम क्या कर रहा है, पंखा। तो ये जो पंखा है ये आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जी हाँ, तो जो सब्जेक्ट है वो असल में वही होता है जो वाक्य में काम को करता है। तो कभी भी कोई सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं देखते हैं तो वहाँ पे जो क्रिया हो रही होती है, जो एक्शन हो रही होती है, और उस एक्शन को जो कर रहा होता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर देखें तो मुख्य रूप से सब्जेक्ट जो है ग्रामर में कौन कौन बनते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट जो वर्ड निकला है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हमारा वर्ड बना है सब्जेक्टिव। तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं आपके सामने, ये सारे के सारे वर्ड एक सेंटेंस में क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। जी हाँ, ये सभी के सभी बनते हैं सब्जेक्ट। और हम किन मीनिंग्स के लिए इनको यूज़ करते हैं, देखिए जैसे आई जो है, आई आपका वो यूज़ किया जाता है मैं और मैंने के लिए। जब भी कभी हिंदी में मैं बोले, मैंने बोले, मुझे बोले तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी हम, हमने, हम लोग, आमतौर पे हिंदी में हम देखते हैं। यू तुम, तुमने, तुम लोग, आप, आपने, आप लोग। जब आपके सामने ये मीनिंग आए, यहाँ पर तुम, तुमने, तुम लोग, आप, आपने, आप लोग इसलिए लिखा गया है क्योंकि तुम को हम आप पढ़ते हैं तब जब हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, हम इज्जत दे रहे हो। हमारे इंडियन एक कल्चर है जो शो करती है कि किसी अपने से बड़े को, चाहे वो उम्र में हो चाहे वो पद में हो, वहाँ हम उसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो वहाँ पर हम तुमको आप भी बोलते हैं, बट इंग्लिश में हम उसे यू ही बोलेंगे। दे, वे, उन्होंने, वे लोग। अब यहाँ पर देखो वे के साथ लोग ऐड किया गया है, तो लोग के लिए अलग से कोई अलग वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, सेम ही यूज़ होगा। दे, ही वह उसने, सी वह उसने। अच्छा, यहाँ हम देखें तो ही और सी जो है ये दोनों के दोनों सेम मीनिंग है, बट ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में यूज होते हैं। ये ही जो है हमेशा जो है आपका पुरुष के लिए यूज होता है, और सी जो है वो स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, यानी कि जब कभी भी कोई फीमेल हो। जैसे वह खेल रहा है, ये एक अगर पुरुष होगा, लड़का है, तो हम ही यूज करेंगे। अगर वही सी खेल, यानी कि वह खेल रही है, अगर लड़की है तो वह के लिए फिर क्या आ जाएगा, सी। इट, यह, इस, ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है जो नॉन लिविंग हो, या हम यूँ कहें कोई एनिमल्स हो। ठीक है, तो हम इन जगहों पे यूज भी करते हैं इनको।
नेम यानी कोई भी एक नाम हो सकता है। तो ये जो कैटेगरी हमारे सामने है ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी है। इन्हीं में से कोई एक ग्रामर में सब्जेक्ट बनता है, इनके अलावा कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनता है। ये हमें ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक और बात हमें जो समझनी है वो जो समझनी है, ग्रामर में एक पार्ट होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझते हैं। ग्रामर में जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं वो हमारे होते हैं आई और वी। जो हमारे सेकंड पर्सन होते हैं वो हमारे होते हैं यू, और बाकी जो सभी बच्चे वो हमारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन। ये होते क्या है देखो ध्यान से, अब इसको हम समझेंगे। फर्स्ट पर्सन आमतौर पर उसे कहते हैं जिसके अंदर मैं शामिल होता हूँ। जी हाँ, जिसके अंदर मैं शामिल हूँ, यानी कि आई ऑलरेडी मैं हूँ, ये तो फर्स्ट पर्सन है। अब देखो अगर वी जो हम बोले ना, हम खेल रहे हैं, तो हम में मैं भी शामिल हूँ, तो हम इसको भी हम फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जिसमें मैं शामिल होता है यानी आई वर्ड होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। साधारण शब्दों में हम इसे स्पीकर भी कहते हैं, जो बोलने वाला होता है। यू हम उसे कहते हैं आमतौर पे जो हमारे सामने वाला होता है, यानी जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके सामने जो होता है वो हमारा यू यानी सेकंड पर्सन कहलाता है। और उसे साधारण शब्दों में हम इसे लिसनर भी कहते हैं, यानी हमारी बातों को सुनने वाला। बिल्कुल। अब यहाँ पर आए तो जब कभी आई वी और यू ये दोनों जो है आपस में बात करते हैं और वो किसी के बारे में भी बात करते हैं, तो हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। बिल्कुल, थर्ड पर्सन हमारा कोई भी हो सकता है, दे ही सी इट नेम। ठीक है, आई वी और यू को छोड़कर बाकी सभी जितने बच्चे वो सब हमारी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हमें जो एक वर्ड और समझना है वो समझना है हमें सिंगुलर एंड प्लूरल, क्योंकि हमारा जो चैप्टर जो स्टार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला चैप्टर, उन चैप्टर को समझने के लिए यहाँ पर हमें समझना जरूरी है। ये हमारा है आई। अभी जो आई वर्ड है आपका, आई क्या हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल? तो आई को अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि ये एक है। वी क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि हम खेल रहे हैं बहुत सारे। यू जैसे आप सुन रहे हैं, तो यू जो है मैंने बोला कि तुम अकेले हो सुन रहे हो, तो ये हो गया सिंगुलर। मान लीजिए आप ग्रुप में इस क्लास को ले रहे हैं, तो ये हो गया प्लूरल। तो इंग्लिश में यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब आते हैं दे पे, दे वे लोग खेल रहे हैं, तो ये एक हमारा प्लूरल है। ही वह खेल रहा है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। वह खेल रही है, सिंगुलर है। इट ये भी सिंगुलर है, और किसी का नाम भी सिंगुलर ही कहलाता है। तो ग्रामर में अगर हम ध्यान से देखें तो आई जो होता है सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल बोथ होता है, दे होता है प्लूरल, बाकी थर्ड पर्सन में सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन में एकमात्र दे ऐसा प्रोनाउन है जो प्लूरल होता है, बाकी सब हमारे सिंगुलर होते हैं। ओके, आई होप कि आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला। चलिए अब हम समझते हैं पजेसिव। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पजेसिव, पजेसिव को दो भागों में बांटा गया है, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन इनकी जो है क्वालिटी को बताता है, और ये आमतौर पे हमेशा एडजेक्टिव बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन इन्हीं दोनों से पहले यूज किया जाता है। तो हमेशा एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं। तो जब भी कभी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद हमेशा कोई या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्लियर? ओके। अब जैसे अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं, पजेसिव वर्ड का मतलब। पजेसिव का हिंदी मीनिंग अगर देखें तो हिंदी मीनिंग में हम इसे कहते हैं अधिकार। ठीक है, अधिकार दिखाने वाला कोई शब्द, या हम यूं कहें तो स्वामित्व दर्शाने वाला कोई शब्द, या हम यूं कहें तो जैसे किसी चीज पे अगर आप हक जताना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप बताने के लिए ही पजेसिव वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके मीनिंग की बात करें तो माई एडजेक्टिव होता है पजेसिव, और माइन प्रोनाउन होता है, तो इसके मीनिंग मेरा एंड मेरी होता है। आर्स हो गया इसका पजेसिव प्रोनाउन, हमारा हमारी। योर्स हो गया इसका पजेसिव प्रोनाउन, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी। देयर्स हो गया इसका क्या पजेसिव प्रोनाउन, उनका उनकी। हिज का हिज ही रहता है, उसका उसकी। ठीक है, हर का आपका हर्ष हो जाएगा, उसका उसकी। इट्स का इट्स ही रहता है, इसका इसकी। ठीक है, नेम कोई भी हो सकता है, वो लड़का हो सकता है, अगर लड़का हुआ तो हिज रहेगा, लड़की हुआ तो हर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है इनकी मीनिंग्स हैं। अब हम इन्हें इनकी एक सेंटेंसेस के साथ हम इनको समझते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, यह मेरा फोन है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल बोलूंगा, दिस इज माई फोन। ठीक है, दिस इज माई फोन। तो आमतौर पे जब हम पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं तो उसके बगल में ही उसका नाउन और प्रोनाउन भी दिया होता है, जिसपे वो अपना हक जताता है। ठीक है, जी हाँ, जैसे आप किसी चीज पे जब हक जताएंगे तभी आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, किसी चीज पे हक दिखाने के लिए। अगर हक नहीं दिखाना तो आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि वो नाउन प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा। अब इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे बोलूं, यह फोन मेरा है। ठीक है, तो अब इसी ग्रामर में भी इंग्लिश में भी अलग बनाएंगे, दिस फोन
इज माइन। तो यहां पर जो ये माइन वर्ड यूज किया गया है ये एक क्या है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। और यहां पे जो ये माय वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको क्या बताया, एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है, हमेशा बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। तो आप देख सकते हो ये जो फोन है वो क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। तो आमतौर पे जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो किसी एक नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। और क्योंकि ये वर्ड पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो किसी भी नाउन प्रोनाउन के ऊपर अपना हक जताएगा, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जताएगा। इसी तरह हमारा है, यह हमारा घर है ना, दिस इज आ होम, ठीक है। इसी तरीके से हम बोलेंगे यह घर हमारा है, दिस होम इज आर्स, ओके। तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे जो हैं ये पजेसिव जो है एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस वो किसी चीज को हक जताने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब योर है, ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, यह पेन तुम्हारा है, ठीक है। मैंने बोला यह तुम्हारा पेन है, तो आप बोलोगे दिस इज योर पेन, ठीक है। फिर मैंने बोला यह पेन तुम्हारा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको ऐसे बोलोगे दिस पेन इज योर्स। तो यहां पर आप देखो, आप ध्यान से देखना, यहां पर जो तुम्हारा वर्ड है ना, हिंदी में ही उसके साथ इसका नाउन आ गया है, प्रोनाउन, इसीलिए योर के साथ हमने पेन का भी यूज कर दिया। लेकिन यहां पर तुम्हारा के बाद वो कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, योर्स, दिस पेन इज योर्स। तो ये हमारा बन गया प्रोनाउन और ये हमारा बन गया एडजेक्टिव, क्लियर। तो इसी तरीके से देयर हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, उनका, हिज का हिज हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, इट्स इट्स, ये नेगेटिव यानी कि हमारा नॉन लिविंग के लिए होता है, कोई भी एनिमल्स के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला कि यह इसका कुत्ता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलेंगे इसका, जैसे कि यह इसका दूध है, इट इज इट्स मिल्क, ठीक है। यह गाय का दूध है, ठीक है, इट इज काउज मिल्क हम बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे गाय का मिल्क ना होगा, बोलेंगे ये इसका दूध है, तो इसका माने किसका, गाय का, इट इज इट्स मिल्क, तो हम बोलेंगे इट इज इट्स मिल्क। इट्स किसका, मिल्क किसका है, ये गाय का है, तो गाय क्या है, एक एनिमल है, ओके। अब इसी तरीके से मान लीजिए, सपोज करिए आपने इसी तरीके से बहुत बड़ा बोलते हैं ऐसे, इट्स हेयर, ठीक है। इट्स हेयर किसका, मान लीजिए कोई एनिमल के बाल हैं, इट्स हेयर। इसी तरह आपने बोला इट्स लेग, लेग किसका, किसी एनिमल का लेग है ना, गाय के पैर हो सकते हैं, कुत्ते के पैर हो सकते हैं, किसी लॉयन के भी पैर हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स हेड है ना, किसी जानवर का हेड। तो किसी भी जब आप जानवर को आप शो करते हैं, तो एनिमल्स को या किसी नॉन लिविंग को, तो वहां पर इट्स का यूज करते हैं, क्लियर। अब यहां पर हम देखें, नाम, नाम आप ऑलरेडी समझते हैं, नाम किसी का भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे वर्ड, जो हमारे पास अगला वर्ड है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस वर्ड को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम समझने से पहले इस वर्ड का मतलब हम देखते हैं कि असल में ऑब्जेक्टिव वर्ड निकला कहां से है। तो ये भी बना है हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड से बना है। ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्म। कर्म का मतलब होता है जिस पर क्रिया टिकी हो, या हम यूं कहें, ठीक है, या हम यूं कहें जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। यानी जब भी हम कभी कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें कोई काम होता है और वो काम जिसके ऊपर टिका होता है, यानी वो काम किसी न किसी चीज के ऊपर टिका है, यानी अगर वो चीज नहीं होगी तो वो काम नहीं हो पाएगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैंने एक वाक्य लिखा, उसने बॉल फेंका, ठीक है, उसने बॉल फेंका। तो इसमें काम क्या हुआ है, फेंकने वाला। फेंकने वाला काम कौन कर रहा है, यह कर रहा है। तो ये तो हमारा बन गया सब्जेक्ट, हमने जस्ट अभी समझा, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फेंकने वाला काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। लेकिन फेंका क्या, बॉल। अगर ये बॉल नहीं होगा तो फेंकेगा क्या, तो ये काम इसके ऊपर टिका है, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक वाक्य लिखा कि पापा ने मुझे मारा। तो इसमें एक काम हो रहा है मारने वाला। मारने वाला काम किसने किया, पापा ने किया। तो पापा क्या बन गए हमारे, सब्जेक्ट जो काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मारने वाला काम टिका किसके ऊपर है, मुझ पर। अगर मैं होऊंगा ही नहीं तो पापा मारेंगे किसे, है ना। मारने वाली क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, मुझ पर ही तो पड़ेगा, नहीं होऊंगा तो किस पे पड़ेगा, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ओके। तो सही मायनों में ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे क्रिया टिकी हो। जैसे कि फेंकने वाला काम बॉल पे टिका, बॉल नहीं होगा तो वो काम फेंकने वाला नहीं होगा। यानी बॉल की जगह कुछ भी होना चाहिए, पत्थर होना चाहिए, पत्थर होगा तो फेंकेगा, है ना। पत्थर ना होकर फोन हो जाए, फोन फेंका, कुछ ना कुछ होना चाहिए जो वो फेंके। तो ये जो चीजें भी फेंकी जाएगी ना, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह मारने वाला काम मुझ पर टिका है, अगर मैं नहीं हूंगा तो मारेंगे किसे, कोई ना कोई तो होना चाहिए जिससे पीटा जाए।
ठीक है। तो आप देखिए पीटने वाला काम का जो इफेक्ट पड़ेगा यानी कि चोट जो लगेगी वो किसको लगेगी, मुझे ही लगेगी, तो यानी क्रिया का प्रभाव मुझे ही होगा, मारने वाला क्रिया का प्रभाव। तो इसीलिए हम कहते हैं जिस पर क्रिया टिकी हो या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, चलिए अब हम इनकी मीनिंग को समझ लेते हैं। मी की मीनिंग होती है मुझे एंड मुझको, अस हमें हमको, यू तुम तुमने तुम लोग, आप आपने आप लोग, देम उन्हें उनको, हिम उसे उसको, जैसे आपको पता ही है ये हमारा पुरुष के लिए यूज होता है, और हर उसे उसको ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो है सेम होता है, नेम भी किसी का सेम होता है, आमतौर पर हम इसे यूजुअली बहुत कम देखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारे पास एक अगला टाइप का प्रोनाउन है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है आमतौर पे जब भी कभी आपके हिंदी में ये तीन मतलब आए, स्वयं, अपने आप, खुद, जब भी आपके सेंटेंस में आ जाए स्वयं, अपने आप को, तो समझ लेना कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जी हाँ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हम वहीं पर यूज करेंगे इसको। ठीक है। तो जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, ये योर सेल्फ जो है ये सिंगुलर के लिए है, योर सेल्फ प्लूरल के लिए। अभी समझेंगे कैसे, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड नेम। देखिए आमतौर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना बहुत आसान होता है। ये जो सेल्फ वर्ड है उसके हम पजेसिव प्रोनाउन के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपका है आई का पजेसिव प्रोनाउन माई होता है, वी का पजेसिव प्रोनाउन आर होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर होता है। ठीक है। दे का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो दियर होता है, ही का होता है हमारा हिज होता है, हर का सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, नाम आपको पता ही है। तो अब यहाँ देखिए तो माई के साथ मैंने सेल्फ ऐड कर दिया तो बन गया हमारा माई सेल्फ। ठीक है। अब इसी तरीके से आर के साथ जब हम सेल्फ ऐड करेंगे तो आर सेल्फ होना चाहिए, बट यहाँ तो मैंने आर सेल्फ लिखा है। तो ऐसा इसलिए देखो जैसे कोई भी चीज सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम उसमें एस और एस ऐड करते हैं। जैसे बुक है, बुक को प्लूरल बनाना है तो हम बोलेंगे बुक्स। ठीक है। पेन है, पेन को प्लूरल बनाना है तो लिखेंगे पेन्स। लेकिन इसी तरीके से अब अगर सेल्फ को प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे? तो जब भी कभी हम किसी भी चीज को प्लूरल बनाए अगर वो लास्ट वाला लेटर एफ होता है तो एफ वी में कन्वर्ट हो जाता है तो सेल्फ हो जाता है। जैसे एक वर्ड है लीफ, तो हम जब इसको प्लूरल बनाते हैं तो लीफ बन जाती है लीव्स में। इसी तरीके से एक वर्ड है वाइफ, वाइफ को प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगी वाइफ्स। इसी तरीके से एक वर्ड है काफ, काफ को प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगा काफ्स यानी बछड़ा, वाइफ पत्नी, लीफ पत्ता। ठीक है। तो जब भी कभी हम एफ लास्ट में लेटर हो और उसको प्लूरल बनाना हो तो एफ में वी बना देते हैं, वी यूज करते हैं, तब हम उसके साथ ईएस यूज करते हैं। तो वी हमारा प्लूरल होता है इसलिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ ना होकर आर सेल्फ्स होता है। योर जो होता है योर सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है इसलिए योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स होता है। अब देयर का देयर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ना यूज कर हम इसे देम सेल्फ बोलते हैं। इसी तरह हिज सेल्फ ना होकर हिम सेल्फ बोलते हैं। इसको हम सी के हर सेल्फ ना बोल, हर सेल्फ का हर सेल्फ ही होता है। इट का इट्स सेल्फ जो है यहाँ पे जो लिखा है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा जो है इट सेल्फ ना होकर इट सेल्फ है। जी हाँ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ नहीं यूज होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज होगा इट सेल्फ। अब यहाँ जो नाम लिखा है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होगा? तो ये डिपेंड करता है कि नाम किसका है। अगर किसी पुरुष का नाम है तो हम उसे यूज करेंगे हिमसेल्फ, और अगर किसी स्त्रीलिंग का नाम है तो हम उसे यूज करेंगे हरसेल्फ। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ये किसका नाम है। ओके, चलिए अब हमको सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो यहां पर देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फिलहाल के लिए हमने टेंस तो सीखा नहीं है, बट देखिए आई डू माई वर्क, हम यहां पे जो स्वयं लिखा है, अब स्वयं के लिए हम लिखेंगे माई सेल्फ। यहां पर ये समझना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है ये डिपेंड करता है कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है। जो वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। अगर यहां पे हम यहां पर वी लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर यहां पर बन जाता आर सेल्फ्स। ठीक है। अब यहां पर माई ना होकर क्या हो जाता, आर हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। क्लियर? तो इसी तरीके से मैंने कहा कि मैंने चलो इस बार मैंने ना देखकर दूसरा देखते हैं, हमने, ठीक है, हमने अपना होमवर्क खुद किया। ठीक है। तो यहां पर काम हो रहा है करने वाला, कर कौन रहा है, हम, तो सब्जेक्ट हो गया वी। पास्ट इंडेफिनिट है, वी डिड आ वर्क। अब यहां पर वर्क यानी होमवर्क, ठीक है, वी डिड आर होमवर्क, खुद से किया।
तो आर सेल्फ्स। तो यहां पर जो आर सेल्फ्स है ये किसके लिए आया, खुद के लिए आया। तो आमतौर पे जब हिंदी में हमारा स्वयं आता है, अपने आप आता है, खुद आता है, उसी जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो था ये असल में एक प्रोनाउन था। हमने प्रोनाउन को जितने भी टाइप्स हमने देखे, ये सभी के सभी प्रोनाउन के टाइप्स हैं। हमने ये भी समझा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा टेंस। तो अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी टेंस पे। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।